एम फेज की, माइटोटिक फेज की। तो हम लोग देख सकते हैं कि एम फेज काफी छोटा होता है। तो एम फेज दैट इज कॉल्ड माइटोटिक फेज, इट ऑक्यूपाइज ओनली 5% टाइम ऑफ टोटल टाइम taken in सेल साइकिल में जितने टाइम लिया जाता है उसका सिर्फ 5% टाइम किस में लिया जाता है, एम फेज में। यानी कि 95% टाइम इज ऑक्यूपाइड बाय इंटरफेज एंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन। तो सबसे बड़ा ड्यूरेशन G1 का होता है, G1 इज ग्रेटर देन S एंड S इज ग्रेटर देन G2। यानी कि अगर हम इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज में जो सबसे बड़ा फेज होगा वो होगा फर्स्ट कैप फेज, फिर सिंथेटिक फेज और फिर G2 फेज। और हम इस फिगर में देख सकते हैं कि अगर हम एम फेज की बात करें तो सबसे बड़ा है प्रोफेज, उससे बड़ा है मेटाफेज, फिर उससे बड़ा है टीलोफेज और सबसे छोटा फेज है कौन, एनोफेज। अगर हम एम फेज का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर निकाले तो P फॉर प्रोफेज इज ग्रेटर देन मेटाफेज, मेटाफेज इज ग्रेटर देन टीलोफेज एंड द शॉर्टेस्ट फेज इज क्या, एनाफेज। शॉर्टेस्ट फेज इज एनाफेज। तो एम फेज में जो है यहाँ पे न्यूक्लियस, आगे चल के न्यूक्लियस का डिवीजन होना है और एक ही सेल में जब दो न्यूक्लियस बन जाएगा, जैसे जब एम फेज कंप्लीट होगा तो विद इन ए सेल देयर इज 2 न्यूक्लियस एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही एम फेज होगा, एम फेज इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो जाएगा और ये दो सेल बन जाएंगे। तो ये जो प्रोफेज है, मेटाफेज है, टीलोफेज है, एनाफेज है, इन सारे स्टेप्स का डिटेल हम लोग कहाँ देखेंगे, माइटोसिस में देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल की। इसी को थोड़ा समझना होता है, फिर थोड़ा पेचीदा है। वैसे ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंट्रोल। सेल साइकिल को चलाता कौन है, तो इसको पहले हमको समझना पड़ेगा कि अगर एक सेल G1 फेज में है तो वो कैसे S फेज में चला जाता है। ये कोई पहिया तो नहीं है कि G1 से घूम के S फेज में आ जाएगा। हाँ, ये साइक्लिक अरेंजमेंट है। तो यहाँ कुछ प्रोटीन्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल जो सेल को खींच करके G1 से S फेज में लाते हैं। और जो प्रोटीन्स जो सेल साइकिल के कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में डोमिनेंट है, जो प्रभावी रूप से काम करते हैं, वो दो तरह के प्रोटीन होते हैं। एक होते हैं CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। काइनेज इट मींस एंजाइम दैट फॉस्फोरिलेट, वो फॉस्फोरिलेशन करेगा। किसी भी एंजाइम के नाम में अगर काइनेज लग जाए तो ये ध्यान रखना है कि पक्का आगे चल के ये किसी न किसी चीज को फॉस्फोरिलेट करेगा, उसमें फॉस्फेट ऐड करेगा। और दूसरा है साइक्लिन। ये दोनों प्रोटीन्स साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, नाम से ही पता चल रहा है कि इसको काम करने के लिए कौन चाहिए, साइक्लिन चाहिए। तो हम ऐसे समझते हैं कि दिस इज CDK प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन है, CDK, एंड इट इज इनएक्टिव। इट बिकम्स ओनली एक्टिव आफ्टर एसोसिएशन विद दिस प्रॉपर साइक्लिन। तो अब ये है साइक्लिन हमारा। तो जैसे ही ये साइक्लिन इससे जुड़ेगा, एंड नाउ दिस इज CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। अब ये हो गया CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। अब ये रेडी है फॉस्फोरिलेट करने को। और हम सब मान लेते हैं कि ये एक सेल है कहाँ, तो ये एक सेल है G1 स्टेज में। ये सेल कहाँ रिसाइड कर रहा है, G1 स्टेज में, और इसको S फेज में वापस जाना है। तो S फेज में दैट इज कॉल्ड G1 to S ट्रांजिशन। यानी कि ये जो सेल था ये इसका न्यूक्लियस है और इसको कहां जाना है, तो G1 से S फेज की अवस्था में जाना है। तो यहाँ पे जो साइक्लिन भाग लेंगे ना, वो होगा CDK2 एंड साइक्लिन E। साइक्लिन के टाइप्स होते हैं, जैसे साइक्लिन A, B, C, D, E, उसी तरह CDK1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सो ऑन। तो डिफरेंट साइक्लिन्स होते हैं। तो G1 to S फेज में जो ट्रांजिशन होना है, तो हम इसको ऐसा समझते हैं कि S फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ DNA। रेप्लिकेशन कौन कराएगा, तो रेप्लिकेशन कराएगा और डिफरेंट प्रोटीन्स दैट इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन एज लाइक डिफरेंट एंजाइम्स, DNA पॉलीमरेज, अनदर एंजाइम हेलिकेज, लाइगेज, एडीसीज। तो अगर हम लोग न्यूक्लियस का यहां देखें कि दिस आर दी जीन्स,
of DNA polymerase, genes of different proteins that involved in replication. तो इनके प्रोमोटर पे एक प्रोटीन होता है ना, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बाइंड किया होता है और इसको हम लोग कहते हैं आरबी. आरबी स्टैंड्स फॉर रेटिनोब्लास्टोमा एंड E2F, a transcription factor is E2F and RB. तो अभी ये सारा जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है कि ड्यू टू दिस रेटिनोब्लास्टोमा. ये जितने भी जीन्स थे जो एस फेज को कंट्रोल करते हैं, उनको लॉक किया हुआ है कौन? तो रेटिनोब्लास्टोमा. और ये सारे जो जीन्स थे दैट इज कंसर्न विद द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. तो अभी हम कह सकते हैं कि ये सारा जीन बंद है, लेकिन जैसे ही जो G1 to S ट्रांजिशन होता है, अगर हम मान लें कि ये CDK2 था और ये साइक्लिन हमारा E साइक्लिन है, और जैसे ये एक्टिव हो गया तो ये ट्रांजिशन कैसे कराएगा? तो वही चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जैसे ही ये कॉम्बाइन हुआ CDK2 विद साइक्लिन E, इट फॉस्फोरिलेट, एक फॉस्फेट ऐड कर देगा किस पे? रेटिनोब्लास्टोमा में. And this will be leads to dissociation of this retinoblastoma and E2F transcription factor. और ये रेटिनोब्लास्टोमा के हट जाने के कारण now gene is capable to express. और अब सारे जीन्स ये वही जीन्स थे जो डीएनए रेप्लिकेशन कराएंगे. तो अब जब ये जीन एक्सप्रेस हो गया तो हम कह सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत हो गई. यानी कि ये सेल अब जीवन से कौन से स्टेज में आ चुका है? एस फेज में आ चुका है. तो मैंने यहां पे समझाने की कोशिश की कि हाउ ट्रांजिशन हैपन फ्रॉम G1 to S या फिर S to G2. तो ये सारा खेला दो प्रोटीन का होता है और वो प्रोटीन है CDK एंड साइक्लिन प्रोटीन.